हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर, और हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका द्रोणा बैच सिर्फ आपके लिए, जिसमें हम अपना 12th सिलेबस कवर कर रहे हैं फॉर योर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर नीट। कुछ बच्चों का डाउट था या डाउट रहता है, जब मैंने कमेंट्स देखा क्या ये जितना हम करवा रहे हैं ये नीट के लिए सफिशिएंट है। बेटा ये मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और उस तरीके से कर रहे हैं कि आपका नीट का सिलेबस पूरा कवर हो जाए। मेन हम नीट पे ही फोकस कर रहे हैं। ये आपने अभी जितने भी हमने चैप्टर किए आपको पता लग ही गया होगा। हमने मैक्सिमम सब पीवाईक्यूज किए हैं विद डीपीपी किए हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है और हमने उसमें क्या किया था, क्विक रिवीजन ले लेते हैं उस चैप्टर की। हमने उसमें किया बेटा कि सबसे पहले कि एक हेल्थ होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, देन व्हाट इज द पैथोजन। अगर हेल्थ है तो कोई ना कोई पैथोजन होगा जिससे आपको डिजीज भी होगी, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या कौन सी होती हैं, लाइक कि क्या वो डिजीज जब आपका बर्थ हुआ, जब आप पैदा हुए तब से आपके पास है, या आपको ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपको कभी ना कभी कोई बीमारी हुई है, ठीक है। तो जो बाय बर्थ प्रेजेंट है दैट आर कॉल्ड द कंजेनाइटल डिजीज, और जो आपको आपके लाइफ टाइम में हुई है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न था एक्वायर्ड के ऊपर। एक्वायर्ड में आपकी दो टाइप की हो सकती हैं फिर से, वन इज नॉन कम्युनिकेबल एंड अदर इज द कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है बेटा कंटेजियस, इन्फेक्शियस, जो आप किसी और से ले सकते हो या आपसे किसी और को हो सकती है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो स्प्रेड नहीं करती है, लाइक कैंसर। कैंसर स्प्रेड नहीं करेगा। कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, एनी डिजनरेटिव डिजीज है, वो आपके पास ही है, वो आपसे किसी और को स्प्रेड नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसी में अगर हम कंटेजियस, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल की बात करें तो ये वो डिजीज हैं जो ऑफकोर्स ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कंटेजियस ही हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने किया था सबसे पहले कौन सी की थी हमने किया बेटा सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें हमने किया था टाइफॉइड कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टाइफी। फिर इसी के अंदर आपने किया था न्यूमोनिया विच इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये हमने किया था। दिस वर द बैक्टीरियल डिजीजेस। फिर हमने किया इसके अंदर वायरल डिजीज, जिसके अंदर हमने मेन किया था कॉमन कोल्ड विच इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि हमने बहुत सारी ऐसी एसटीडीज की हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और यू कैन से इन्फेक्शंस किए हैं जो वायरस के थ्रू होते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद है क्योंकि हम ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। फिर हमने किया बेटा फंगल डिजीज, जिसके अंदर आप मेनली उस फंगस का जो इन्फेक्शन होता है उसे आप कहते हैं रिंगवॉर्म, और फंगस की वो जेनरा जिससे ये इन्फेक्शन होता है उसमें आप किसको इंक्लूड करते हो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। आई होप सबने इतना कर लिया होगा और समझ भी आ गया होगा। आज जो हमारा मेन एम रहेगा वो हम करने वाले हैं डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन, जिसके अंदर आपका मेन रहने वाला है लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, दैट इज मलेरिया, ठीक है। फिर उसके अंदर हम करेंगे, इसी के अंदर हम बेसिकली करने वाले हैं एमीबियासिस और यू कैन से एमीबिक डायसेंट्री। ये जो दोनों मलेरिया एंड एमीबिक डायसेंट्री बोथ ही क्या है, प्रोटोजोन हो जाएंगी। फिर हम करेंगे बेटा हेलमिंथिक डिजीजेस, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीजेस उसके अंदर हम एस्कैरिसिस करेंगे एंड एलिफेंटियासिस करेंगे, ठीक है। तो ये है आज का हमारा एम, ठीक। और जैसे कि आपको पता ही आज जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। और उन्होंने आपको या सबको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं और इवन की है। उनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उनकी ऐसी एक कोट है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको एक सूरज की तरह चमकना है, मीन्स आप चाहते हो कि आप सफल हो, आपको सक्सेस मिले, जो आपने सोचा है वो आप कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सूरज क्या है, चमकता वो तभी है जब वो जलता है, तो आपको भी वैसे जलना पड़ेगा, मीन्स आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप होता है ना बच्चों का ही थोड़ा सा रहता है कि कोई भी चीज़ उसको नहीं हो रही है, उसके लिए उसके पास 1000 एक्सक्यूजेज हैं, ऐसा नहीं हुआ, या मेरे पास टाइम नहीं था, या कुछ मेरे घर पे ये प्रॉब्लम हो गई। बेटा प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ऐसा कोई नहीं होता जिसके साथ प्रॉब्लम
ना हो। और कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता तो बच्चा क्या करता है, हमें मैम का ही नहीं समझ आ रहा, हमें सर का नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट एक्सक्यूज है अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करते। पेरेंट्स को आप यही कहते हैं। बट बेटा आप ये सोचो कि अभी आप ये एक्सक्यूज दे दोगे, ठीक है, किसको फर्क पड़ा? किसी को फर्क नहीं पड़ा, ना आपके टीचर को फर्क पड़ा। ठीक है, बट एक टाइम बाद आप इस चीज़ को रिग्रेट करोगे कि हाँ तब मेरे पास टाइम था, अगर मैं अपने पूरे दिल से अपने अंदर से मेहनत कर लेता अच्छे वाली तो शायद मैं कहीं और होता। ठीक है, तो उस रिग्रेट को अपनी लाइफ में आने से पहले आपको मेहनत करनी है। ज़रूरी नहीं है आपकी मेहनत सफल हो। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो नहीं हो पाते सफल। यहाँ नहीं हुए तो बेटा किसी और फील्ड में हो जाओगे। बहुत आपके पास इतने दरवाजे खुले हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जस्ट एक ही एम नहीं हो सकता आपका कि बस नीट ही है, नीट नहीं हुआ तो हमारी लाइफ खत्म, फुल स्टॉप। ऐसा नहीं होता। मेहनत करो। जो आप पढ़ रहे हो ना वो ऐसा नहीं है कभी भी वेस्ट जाएगा। जो भी आपने आज तक पढ़ा है वो आपको कभी ना कभी अपनी लाइफ में काम जरूर आएगा। एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आती है, कोई आपको छीन नहीं सकता, कोई आपकी याददाश्त को भुला नहीं सकता। समझ रहे हो? ठीक है, तो बेटा पढ़ो। एक्सक्यूजेस से अच्छा है पढ़ो। थोड़ा सा टाइम है आपके पास, जितना उसको यूटिलाइज कर सकते हो अभी कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो बेटा अब ये मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारी डिजीजेज रह गई हैं वो हम करने वाले हैं। देन हम करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक विल बी योर डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। कॉमन डिजीजेस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। सो में आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हम डिजीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा दैट इज मलेरिया। के अंदर सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आप सबने सुना होगा, सबको मतलब सुना होगा या बहुत लोगों को हुआ भी होगा। ठीक है, क्या होता है मलेरिया? जिसके अंदर आपको बार बार फीवर होते हैं, फीवर होता है, ठंड लग के फीवर होता है। और अगर आपने सुना हो कभी तो मलेरिया में ऐसा नहीं होता आज फीवर है तो कल भी फीवर रहेगा, नहीं। क्या होगा, मान लो कि आज आपको फीवर हुआ, ठीक है, फिर 48 आवर्स बाद, मतलब यूं मान लो कि थर्ड डे आपको फीवर होगा। फर्स्ट डे फीवर हुआ, फिर थर्ड डे फीवर होगा, भाई फिर 2 दिन नहीं होगा, फिर होगा फीवर दोबारा से। फिर तब आपको डाउट होता है यार कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो पंगा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला जो डाउट, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप उसको ये बताओगे कि मुझे ऐसे ऐसे हुआ, तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपका मलेरिया टेस्ट करवाएगा। क्या करता है बेटा? मलेरिया टेस्ट, क्योंकि ये टिपिकल सिम्टम होता है एक मलेरिया का कि आपको एक दिन फीवर हुआ, बीच में 2 दिन नहीं हुआ, थर्ड डे फिर हो गया। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है भाई ऐसा क्यों हुआ? एक दिन हुआ तो दूसरे दिन और तीसरे क्यों नहीं, उसके 2 दिन तक क्यों नहीं हुआ, 48 आवर तक तब भी होना चाहिए था ना, थर्ड डे पर ही क्यों हुआ? उसी ये जो क्वेश्चन है ना माइंड में, इसी का रीजन हम आज ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मलेरिया। तो जब भी हमने जितने भी अभी तक डिजीज किए हैं, सबसे पहले हम उसमें हमने क्या डिस्कस किया है, अगर डिजीज है तो उसका एक पॉजिटिव एजेंट होगा, एक पैथोजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसके पैथोजन की। ठीक है, अगर हम मलेरियल पैथोजन इसकी बात करें कि मलेरिया को कौन कोज करता है, तो हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, मलेरियल पैरासाइट। और इस मलेरियल पैरासाइट का टिपिकल नेम क्या है, इट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, सो मलेरिया इज कोज्ड बाय द पैथोजन जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है जी, अब ये प्लाज्मोडियम अगर आप देखोगे बेटा तो प्लाज्मोडियम बहुत सारे टाइप के होते हैं। मेन जो है आपको 4 टाइप के आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये प्लाज्मोडियम जो है इसकी 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 एंड 4। कौन सी है वो टाइप? सबसे पहले आता है बेटा प्लाज्मोडियम, P is for the प्लाज्मोडियम। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पहला क्या लिखा मैंने, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन
प्लाज्मोडियम falciparum, plasmodium falciparum, and the next one is plasmodium malariae कुछ भी कह लो, and the last one is the plasmodium ovale. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के हमने जो ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है जिससे कि मलेरिया होता है उसकी हमने 4 टाइप लिख दी। ये चारों टाइप ही मलेरिया कोज करते हैं। समझ रहे हैं आपको ये बात, चारों टाइप मलेरिया कोज करते हैं। कोई अफ्रीका में ज़्यादा कर रहा है, कोई इंडिया में ज़्यादा कर रहा है, किसी का जैसे किसी को मान लो मैंने अभी बोला ना जो टिपिकल सा एक केस होता है उसमें होता है कि 48 आवर बाद फीवर आते हैं, किसी में 72 आवर बाद आ रहा है। तो इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करोगे तो मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ठीक है, सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इससे मोस्ट कॉमनली जो है इंडिया में इन्फेक्शन होता है। आप लिख सकते हो इट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ऐसे ही अगर हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात करें बेटा तो आपकी बुक में लिखा हुआ है इट कॉजेज ठीक है, इट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। ये कैसा मलेरिया कॉज करता है बेटा? फैल्सीपेरम जो है इट कॉजेज दी मैलिग्नेंट मलेरिया। अब मैलिग्नेंट वर्ड आपको याद है किसके लिए यूज करते हैं? थोड़ा सा याद करो बेटा। मैलिग्नेंट वर्ड जो है हम यूज करते हैं मेनली कैंसर के लिए, बिकॉज इट इज वेरी फेटल। ठीक है, काफी ज्यादा डेंजरस है, काफी फेटल है, तो उस वर्ड को जस्ट यहाँ यूज किया गया। भाई ये मलेरिया बड़ा खतरनाक है, अगर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो इसको? इट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया विच इज वेरी फेटल। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की हमने बेटा 4 टाइप्स लिखी हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरे एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, जिसमें से ये 2 आपको याद रखनी है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया, और जो फैल्सीपेरम है इट कॉजेज द मैलिग्नेंट मलेरिया विच इज वेरी सीरियस, वेरी टॉक्सिक एंड फेटल, इवन कैन लीड टू द डेथ। ठीक है, क्लियर है? चलो तो ये तो हो गया प्लाज्मोडियम। अब बात ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है जी, इससे आपको मलेरिया हो सकता है अगर आपके ब्लड में आ गया। ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर आता कैसे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो होता है थ्रू अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, मान लो हम क्या कहते हैं, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। ठीक है जी, मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया। तो मच्छर ने जब काटा तो उसके पास ऐसा क्या था जिससे मलेरिया हो गया? तो याद रखना है बेटा, वो जो मच्छर था, वो जो मस्कीटो था, उसके पास था ये प्लाज्मोडियम, उसके पास था ये प्लाज्मोडियम। जैसे ही मस्कीटो ने बाइट किया, एक ऐसा मस्कीटो, हर मस्कीटो के पास ये प्लाज्मोडियम नहीं है, कुछ मस्कीटोज हैं, और वही मस्कीटो आपको अगर बाइट कर जाएगा तो जैसे उसने बाइट किया वो आपके ब्लड के अंदर क्या छोड़ देगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की हम अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल करेंगे तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तो कौन सी स्टेज छोड़ता है? स्पोरोजाइट छोड़ता है। ठीक है, चलो ये बात की बात है। पहले आपको ध्यान रखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो हमारी बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम एंटर कैसे करता है? बाय दी बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। ये नाम अच्छे से याद रखना है। मलेरिया का जो वेक्टर है, ठीक है, इट इज फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज MOT। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन ट्रांसमिट करता है? वेक्टर, दैट इज फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। So malaria is caused or it is transmitted by the bite of female anopheles mosquito. I hope इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक बात याद रखनी है बेटा कि ये जो प्लाज्मोडियम है आपका, ये जो प्लाज्मोडियम होता है आपका,
प्लाज्मोडियम, इसके होते हैं दो होस्ट। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी कोई पैरासाइट आपके ऊपर आ रही है, आपसे खाना वाना ले रही है, मतलब आपकी बॉडी पे क्या कर रही है, पार्टी कर रही है, ठीक है, ये बात आ गई थी समझ में, ठीक है। बट ये प्लाज्मोडियम ऐसा है, इसको ये कहता है कि मुझे दो जगह पार्टी करनी है, तो ये हमारी बॉडी में भी पार्टी कर रहा होता है और ये मस्कीटो की बॉडी में पार्टी करता है। मींस इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। तो आप क्या याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम हैज टू होस्ट, और कोई भी ऐसा पैरासाइट, पैथोजन, ऑर्गेनिज्म जिसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़े, उसको हम कहते हैं डाइजेनेटिक, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम को क्या चाहिए बेटा, दो होस्ट चाहिए। दो होस्ट का मतलब क्या है, ये क्या है, इट इज डाइजेनेटिक। क्या आप लिखोगे यहाँ पे, प्लाज्मोडियम requires two hosts to complete its life cycle, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को जो है दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और वो दो होस्ट कौन से हैं बेटा, हमें तो ऑलरेडी पता है, एक तो हम हैं और एक कौन है, एक ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है, ठीक है। तो पहला होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, फर्स्ट होस्ट इज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और सेकंड होस्ट कौन है बेटा, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, ठीक है, समझ आ रही है। इस प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के, अब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का मतलब होता है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंपल बाइनरी फिजन से, एक सेल था टूट टूट के कई सारे बना दिए, बाइनरी फिजन हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनाना, इतना आपको पता है, ठीक है जी। तो प्लाज्मोडियम को जो है अपनी इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, कौन कौन चाहिए, ह्यूमन बींग्स चाहिए एंड फीमेल एनोफिलिस चाहिए। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंदर ये सिर्फ क्या शो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स में सिर्फ और सिर्फ इट शोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होती है बेटा, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट होस्ट, या तो कहा जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट, या इसको बोला जाता है सेकेंडरी होस्ट। सो ह्यूमन बींग्स आर द सेकेंडरी और यू कैन से द इंटरमीडिएट होस्ट। यहाँ पर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वैसे ही अगर हम फीमेल मस्कीटो की बात करें तो यहाँ पर होता है बेटा सेक्सुअल फेज। यहाँ पर जो ये प्लाज्मोडियम है इट शोज इट्स सेक्सुअल फेज, मींस जो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट है उनका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर जाइगोट बनता है। सो जो सेक्सुअल फेज है इट अकर्स इन द फीमेल एनोफिलिस। कहाँ पर होता है बेटा, फीमेल एनोफिलिस में, इसलिए इनको कहा जाता है प्राइमरी और द डेफिनेटिव होस्ट। प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट, उनको क्या कहा जाता है बेटा, प्राइमरी होस्ट और यू कैन से द डेफिनेटिव होस्ट। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, फीमेल एनोफिलिस चाहिए। अब इसी चीज को हम करेंगे एक्सप्लेन डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है हमारी बॉडी के अंदर जब आ जाता है तब ये कैसी ग्रोथ या अपना कौन सा फेज शो करता है। फेज हमें पता है एसेक्सुअल फेज शो करता है, तो हमारे अंदर ये कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे डिवाइड कर रहा है, वो बात पहले करेंगे। फिर हम करेंगे मस्कीटो वाली बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बींग्स।
ठीक है बेटा, हमने लाइफ साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर से सुनो, लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमने। एक तो ह्यूमन बीइंग में जो चलेगी और फिर फीमेल एनोफिलीज में जो चलेगी। पहले हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स जो है यहाँ पर लाइफ साइकिल देखते हैं सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम की। अब समझना है, इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में लेकर कौन आएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा। आपको काटा मच्छर, मच्छर काट गया तो आपके अंदर आ गया है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसमें से कौन सी स्टेज जो है आपके अंदर एंटर करती है जब मस्कीटो बाइट करता है, उस स्टेज का नाम है बेटा स्पोरोजोइट। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हो कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज स्पोरोजाइट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, इन्फेक्टिव स्टेज क्या है प्लाज्मोडियम की, इट इज स्पोरोजोइट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। अब देखो बेटा हुआ क्या, जैसे ही सबसे पहले आपको क्या हुआ, मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने आपको काट लिया, उसने आपको स्पोरोजाइट दे दिया। मच्छर काटा, क्या दिया उसने आपको, स्पोरोजाइट दिया। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, लाइफ साइकिल स्टार्ट करें हम, व्हेन मस्कीटो बाइट्स ह्यूमन बींग्स। जब मस्कीटो ने आपको बाइट किया, व्हेन मस्कीटो बाइट्स ह्यूमन बींग्स, स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड। स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक मस्कीटो ने बाइट किया, वैसे ही ये जो स्पोरोजाइट थे उसने इंजेक्ट कर दिए भाई, कर दिए। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब इंजेक्ट करने के बाद इसका पूरा राज चलेगा हमारी बॉडी पे, ये करेगा पार्टी। पार्टी करने के लिए ये स्पोरोजोइट सबसे पहले जाता है लीवर के पास, समझना है बात, ठीक है। सबसे पहले अब ये स्पोरोजोइट जो है कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास। ये कहते हैं मुझे तो लीवर ही चाहिए, इसको अपनी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमारा लीवर चाहिए। ये चला जाता है लीवर के पास। लीवर क्या, लीवर के पास सेल्स है भाई उसके, तो लीवर सेल्स के अंदर चला जाता है। लीवर सेल्स में जब ये जाता है बेटा, वहां जाकर क्या करता है, ये जो स्पोरोजोइट जो एक ही था बेचारा, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, बहुत सारी डिवीजन करता है, बाइनरी फिजन। कैसे करता है, याद रखनी है, हमारी बॉडी में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, तो ये कैसी डिवीजन शो करेगा, बाइनरी फिजन। तो ये जो स्पोरोजोइट जो आपके इस मस्कीटो ने इंजेक्ट किया आपके अंदर, ये कहां पर चला गया है, ये चला गया आपके लीवर के अंदर गया। लीवर सेल्स में जाके इसने बड़ी अच्छे से पार्टी मनाई, जाके डिवाइड हुआ, खाना पीना खाया और अपना साइज भी इंक्रीज किया। लीवर सेल्स में जाकर स्पोरोजाइट्स डिवाइड हुए बाय बाइनरी फिजन और इनका साइज भी इंक्रीज हुआ। इस टाइप की बाइनरी फिजन, इस टाइप की प्रोसेस को कहा जाता है बेटा साइजोगोनी। क्या बोला जाएगा, साइजोगोनी। क्लियर है, अब लिखते हैं इस बात को, ठीक है। तो स्पोरोजाइट ने क्या कर लिया, आपको स्पोरोजाइट इंजेक्ट आ गए एंड नाउ दे रीचेस द लीवर सेल। दे रीचेस द लीवर सेल, लीवर सेल्स के पास चले गए और क्या किया इन्होंने, स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है। लीवर सेल के अंदर जाके उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया और स्टार्ट डिवाइड इंक्रीजेस इन साइज। लीवर सेल के अंदर इन्होंने क्या किया, अपना साइज भी इंक्रीज किया और बहुत ज्यादा डिवीजन स्टार्ट कर दी। और इस प्रोसेस को, ये जो डिवीजन वाली प्रोसेस हो रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइजोगोनी। क्या बोलते हैं, साइजोगोनी बोलते हैं। देखो
ये लीवर है, ठीक है। लीवर के अंदर ऑफ कोर्स क्या होंगे, इसके सेल्स होंगे। मैं ऐसे थोड़े बड़े बड़े सेल बना देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हैं, वो मैं थोड़े बड़े बड़े बना दी ताकि आपको क्लियर रहे बात, ठीक है। इसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स आए और इन्होंने आकर भाई डिवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। लीवर सेल के अंदर स्पोरोजोइट्स आए, दिस इज लीवर, ये क्या है, लीवर सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं। और ये स्पोरोजोइट्स आए, इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइजोगोनी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, साइजोगोनी प्रोसेस को बोला जाता है साइजोगोनी। अब जैसे जैसे ये जो आपके स्पोरोजोइट्स हैं ये बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे लीवर सेल्स के अंदर, तो भाई एक सेल की भी लिमिट है, सेल की भी लिमिट है ना। तो भाई जब उसके अंदर ये इतने ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं, वो भर जाता है, तो ये लीवर सेल कर जाते हैं बस्ट, ठीक है। लीवर सेल्स क्या कर गए बेटा, बस्ट कर गए। अब जब ये बस्ट करे तो यहां से पहले स्पोरोजोइट अंदर गया था, अब जब डिवीजन हो गई तो ये बन जाते हैं मीरोजोइट। पहले स्पोरोजोइट हमारे अंदर गया था, लीवर सेल में इन्होंने डिवाइड किया। अब जब वो लीवर सेल फटे तो उसके अंदर से जो वो प्लाज्मोडियम, जो वो पैरासाइट निकला, उस स्टेज का नाम होता है मीरोजोइट। क्या होता है बेटा, मीरोजोइट। मीन्स अब आप क्या कह सकते हो, liver cells bursts and releases, क्या रिलीज कर रहे हैं, रिलीजेस मीरोजोइट्स। लिवर सेल्स बस्ट कर गए एंड नाउ दे रिलीज मीरोजोइट्स। क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, दे रिलीजेस मीरोजोइट्स। अब ऑफ कोर्स कहाँ रिलीज करेंगे, ब्लड में करेंगे, ये बात याद रखनी है आपको। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल था, ये सेल मान लो कि यहाँ पर कर गया बर्स्ट, लीवर सेल बर्स्ट रिलीजेस मीरोजोइट्स। क्या रिलीज करता है, मीरोजोइट्स इनटू द ब्लड। मीरोजोइट्स रिलीज किए उसने ब्लड के अंदर। अब आपको ये बात समझनी है बेटा, जो भी ये प्रोसेस, जो भी ये डिवीजन लीवर में चल रही थी, ब्लड में नहीं चल रही थी। क्या मैंने ब्लड का नाम लिया, नहीं। अभी तक ये कहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, आपके लीवर सेल्स में डिवाइड कर रहे थे। तो इस स्टेज को बोला जाता है प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज, ठीक है। तो इस स्टेज को बोला जाएगा, ये जो आपकी लीवर के अंदर चल रही है इसे बोला जाता है बेटा प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज, इसे बोला जाता है प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज। अब आपको इतनी बात क्लियर है कि स्पोरोजोइट जो है गए लीवर सेल में जाकर डिवाइड हुए, वहां पर डिवाइड होने वाली जो प्रोसेस थी उसको बोलते हैं हम साइजोगोनी हुई। लीवर सेल्स अब फट गए, वो इनको झेल नहीं पा रहे हैं, फट गए, रिलीज कर दिया। अब ये जो स्टेज रिलीज हुई इसे कहा जाता है मीरोजोइट। अब ये जो मीरोजोइट है ये आपके ब्लड में आ गए हैं, ठीक है। मीरोजोइट्स जो हैं बेटा कहाँ पर आ गए हैं, ब्लड में आ गए हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो मीरोजोइट्स हैं ब्लड के अंदर आ गए, ब्लड समझ रहे हो ना, ब्लड के अंदर आरबीसीज भी हैं और प्लाज्मा भी हैं, अभी ब्लड में आए हैं। नाउ दे विल एंटर द आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जो मीरोजोइट्स हैं मीरोजोइट्स enters the RBC मीन्स रेड ब्लड सेल। अब ये जो मीरोजोइट था दे जस्ट एंटर दी आरबीसी, और आरबीसी में एंटर करने के बाद, ठीक है, आरबीसी में एंटर करने के बाद नाउ इन आरबीसी
they are referred as ट्रोफोजोइट। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना है इस बात को। अभी हम क्या कर रहे थे भाई, मीरोजोइट जो है आरबीसी में एंटर किए, जो कि रिलीज हुए थे बाय द लीवर सेल्स। अब ये एंटर करने, ये कहां पे चले गए, उस रेड ब्लड सेल के अंदर घुस गए हैं। अब रेड ब्लड सेल के अंदर जाने के बाद इनको मीरोजोइट्स नहीं कहा जाएगा, अब इन्हें हम कहने वाले हैं ट्रोफोजोइट्स। क्या कहेंगे बेटा, ट्रोफोजोइट्स। और जब ये ट्रोफोजोइट्स जो हैं आरबीसी के अंदर एंटर कर गए हैं, डिवाइड भी करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो क्या होता है, आरबीसी एक स्टेज शो करती है। क्या, आरबीसी के अंदर बीच में बन जाता है एक वैक्यूल, खाली जगह बन जाती है, और जो साइटोप्लाज्म था, जो न्यूक्लियस वगैरह, मतलब जो साइटोप्लाज्म था और ये जो ट्रोफोजाइट्स वगैरह थे, ये सब साइड में पुश हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये ट्रोफोजाइट्स जो है, ट्रोफोजाइट ये मीरोजोइट जो है आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तो वहां पर डेवलप हो जाता है क्या, बीच में एक वैक्यूल विच पुशेस द साइटोप्लाज्म एंड हीमोग्लोबिन टू द साइड, एक कोने में लगा देता है। तब जो आपको अपीयरेंस दिखती है उस आरबीसी की, दैट अपीयरेंस इज कॉल्ड एज द सिग्नेट रिंग स्टेज। क्या कहते हैं बेटा, सिग्नेट रिंग स्टेज। अब ये सिग्नेट रिंग का मतलब क्या होता है, आपने अंगूठी पहनी होती है हाथों में, ठीक है, जब आप अंगूठी पहनते हो तो वो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे, और थोड़ा सा उभार होता है यहाँ पर, होता है बीच में क्या है, बीच में ऑफ कोर्स अंगूठी क्या होती है बेटा, खाली होती है। तो ऐसी अपीयरेंस को ही कहा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज। आरबीसी के अंदर जब ये एंटर किया ट्रोफोजाइट, इसने क्या किया, सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म और वो था हीमोग्लोबिन, इट इज पुश्ड टू द साइड, ये क्या हो गया, साइड की तरफ पुश्ड हो गया है। ठीक है, इसे कहा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज। दिस इज द सिग्नेट रिंग स्टेज सीन इन आरबीसी। कहां पर दिख रही है, आरबीसी में दिख रही। क्लियर है बेटा इतनी बात। ठीक है, तो जैसे ही ये एंटर किया वैसे ही इट पुशेस द, या आप कह सकते हो देयर डेवलप्स अ वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ आरबीसी। ठीक है, एंड इट पुशेस द साइटोप्लाज्म एंड हीमोग्लोबिन टू द साइड एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ सिग्नेट रिंग स्टेज। तो आप क्या लिखोगे, जैसे ही एंट्री हुई तो इन द सेंटर ऑफ आरबीसी डेवलप्स अ वैक्यूल। आरबीसी के सेंटर में एक खाली जगह, एक वैक्यूल बन गया, एंड पुशिंग द साइटोप्लाज्म टू द पेरिफ्री, पुशिंग द साइटोप्लाज्म टू द पेरिफ्री। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है बेटा सिग्नेट रिंग स्टेज। इसी को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द सिग्नेट रिंग स्टेज। चलो जी, पुश तो कर दिया, अब ट्रोफोजोइट्स भी है। अब वो ट्रोफोजोइट क्या करता है, अब वो ट्रोफोजोइट धीरे धीरे ये वैक्यूल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जो वो ट्रोफोजोइट है उसको जिंदा रहना है, उसको खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना आरबीसी का, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का बेटा, उसको ब्रेक डाउन करता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बनके बना है, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और जो हीम है, हीम पार्ट जो है, जो कि आयरन कंटेनिंग पार्ट है, वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो ये जो मलेरिया पैरासाइट है, जो ये मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है, ये क्या करता है, इस हीम को कन्वर्ट कर देता है हीमोजोइन मॉलिक्यूल्स में, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो उसके लिए टॉक्सिक ना हो, जो पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम के लिए टॉक्सिक ना हो, उसमें ये इस हीम को कन्वर्ट कर देता है। समझ आ रही है बात। तो आप इसके अंदर अब क्या लिखेंगे, सेंटर में ये वैक्यूल बना, उसने पुश कर दिया, सिग्नेट रिंग स्टेज आ गई। अब धीरे धीरे ये वैक्यूल कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जो वो ट्रोफोजोइट है इट विल फीड ऑन द हीमोग्लोबिन। यूं लिख सकते हो आप, नाउ द पैरासाइट feeds on
हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या करता है पैरासाइट, इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन द हीमोग्लोबिन, और ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। हीमोग्लोबिन के होते ही दो पार्ट हैं, वन इज द ग्लोबिन एंड अनदर वन इज द हीम, ग्लोबिन एंड हीम। जिसमें जो ये ग्लोबिन पार्ट है इट इज डाइजेस्टेड, इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और जो हीम पार्ट है इट कन्वर्ट्स इनटू हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हीमोजोइन ग्रैन्यूल, आप याद रखेंगे बेटा इसको। समझ आई? जैसे आरबीसी में एंटर की सबसे पहले बना दिया वैक्यूल, एक टिपिकल सी अपीयरेंस आई जिसे कहा जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, अब जो ट्रोफोजोइट था, जो प्लाज्मोडियम था, इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग और इट विल फीड अपॉन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लोबिन एंड द हीम। ग्लोबिन पार्ट इज द डाइजेस्टेड, और जो हीम पार्ट है उसको ये प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये उसके लिए टॉक्सिक है, तो इट कन्वर्ट्स दैट हीम पार्ट इनटू हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। इसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में। अब ये आरबीसी के अंदर, ठीक है, डिवाइड करता जा रहा है, हीमोग्लोबिन को तोड़ता जा रहा है, हीमोजोइन ग्रैन्यूल बनते जा रहे हैं, डिवाइड करता जा रहा है। एक पीरियड ऐसा आएगा, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ये आरबीसी पूरे भर चुके हैं, ये थक जाएंगे और ये भी क्या कर जाएंगे, फट जाएंगे। आरबीसी विल बस्ट। जैसे ही आरबीसी बस्ट होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, हीमोजोइन ग्रैन्यूल प्रेजेंट था। वो हीमोजोइन ग्रैन्यूल जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही आपको आएगा फीवर। समझ आई? जैसे ही हीमोजोइन ग्रैन्यूल रिलीज होते हैं आरबीसी के अंदर से, तो इट कोइंसाइड्स विद द फीवर विद चिल्स। आपको ठंड लग लग के बुखार आएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो एक बार इसने अपनी ये साइकिल पूरी कर ली, अब जब ये टूटा तो इसने और भी ज्यादा क्या रिलीज कर दिए अपने, अब पैरासाइट्स और भी रिलीज किए। अंदर डिवाइड कर रहा था ना, तो बहुत सारे पैरासाइट्स थे, वो नए वाले पैरासाइट्स भी रिलीज हुए, साथ में हीमोजोइन ग्रैन्यूल रिलीज हुआ। ठीक है, अब वो पैरासाइट जो है नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर ये पूरी साइकिल चलेगी, फिर से पूरी साइकिल चलेगी, और फिर हीमोजोइन ग्रैन्यूल रिलीज होंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर नॉर्मली क्या है, 2 दिन लग जाता है। तो इसलिए पहली बार आपको भी फीवर आया, फिर 48 घंटे बाद, मतलब ऑन द थर्ड डे आपको दोबारा फीवर आएगा, जब ये हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स दोबारा से रिलीज होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? हीमोजोइन ग्रैन्यूल आई थिंक सबको क्लियर होगा। ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। अब हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स बन गया, अब हमने क्या बोला था, क्या होगा, पैरासाइट डिवाइड्स इन आरबीसी एसेक्सुअली। जो हमने बात बोली है बस वही है, वो अंदर हीमोग्लोबिन को तोड़ता जा रहा है, साथ साथ में अभी आरबीसी के अंदर डिवाइड भी करता जा रहा है। सो पैरासाइट्स जो है इट डिवाइड्स इन द आरबीसी एसेक्सुअली, विच कुछ टाइम के बाद विच बर्स्ट द आरबीसी। ठीक है, जब डिवाइड करेगा आरबीसी पूरी की पूरी भर जाएगी इन हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स और पैरासाइट से, तो आरबीसी क्या कर जाएगी बेटा, बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है, जैसे ही बर्स्ट करेगी देयर इज रिलीज ऑफ हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। जैसे ही बर्स्ट की कॉजेज द रिलीज ऑफ हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे विच कोइंसाइड्स विद द फीवर। कोइंसाइड्स कह लो या एसोसिएटेड कह लो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, कोइंसाइड्स एसोसिएटेड लिख लो, एसोसिएटेड विद साइकिल्स ऑफ फीवर। ठीक है, it is associated with the cycles of fever, associated with the cycles of fever। तो फीवर तो आ गया है, देखो हीमोजोइन ग्रैन्यूल रिलीज हुआ, फीवर आ गया, बट आपने ये समझना है बेटा आरबीसी जब बर्स्ट हुई तो, ठीक है, मान लो कि ये आरबीसी थी, मैं कह देती हूं ये आरबीसी थी।
ठीक, ये बस्ट हुई, बस्ट हुई, ठीक है। मैं कहती हूँ ये येलो वाले जो हैं दे आर द हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। तो ये येलो वाले हैं, ये क्या है बेटा, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स हैं। और यहाँ से और भी क्या रिलीज होंगे, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो हो रही थी ना, मतलब कि अंदर जो पैरासाइट गया था, जो ट्रोफोजाइट गया था, वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा था, ठीक है। और तो यहीं पे ये क्या है, दीज आर द न्यू पैरासाइट्स। जैसे ही आरबीसी बस्ट होती है वैसे ही हीमोजोइन ग्रैन्यूल भी रिलीज हुए, और वो जो पैरासाइट डिवाइड हुए थे वो भी रिलीज हो गए। अब ये पैरासाइट क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो रिलीज हुए हैं दे विल नाउ इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दे विल नाउ इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी। रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट द न्यू आरबीसीज। जो रिलीज पैरासाइट्स हैं दे विल नाउ इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी, ठीक है। और अब जब ये न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तब ये कन्वर्ट होते हैं, कुछ तो जो है आगे साइकिल बढ़ाते रहेंगे, और जो कुछ हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट, ठीक है। सो रिलीज पैरासाइट्स जो है दे इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी and sexual stage, that is male and the female gametocytes develop in the RBC. Sexual stage, that is male and female gametocytes develops in RBC. Male gametocyte and this is the female gametocyte. ये जो न्यू पैरासाइट they will infect the new RBC, न्यू पैरासाइट्स will infect न्यू RBC, और उन न्यू RBCs के अंदर कुछ तो जो है ये साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, और कुछ जो है they will convert into the मेल गैमेटोसाइट एंड द फीमेल गैमेटोसाइट। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। सो न्यू आरबीसी को जब ये इन्फेक्ट करेंगे दे विल कन्वर्ट इनटू द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट। मींस अब जो इंडिविजुअल जिसको मलेरिया हुआ है, जिसको फीवर आ रहा है, उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, उसके ब्लड में प्रेजेंट है ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट। सिंपल सी बात है, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। फिर से सुनो बेटा, हुआ क्या था, फिर से क्या हुआ था, सबसे पहले मस्कीटो ने आपको बाइट किया, जैसे ही बाइट किया तो उसने क्या रिलीज किया, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शियस स्टेज, वो आपके बॉडी में एंटर करता है, आपको मस्कीटो वही देता है। स्पोरोजोइट एंटर करके सीधा कहाँ चला गया, आपके लीवर के सेल्स में, वहां जाके उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की, बहुत ज्यादा डिवाइड हुआ, अपना साइज भी इंक्रीज किया। उस प्रोसेस को कहा जाता है साइजोगोनी, उसको क्या बोला जाएगा, साइजोगोनी। अब जैसे जैसे वो डिवाइड कर रहा है वैसे क्या होगा, जो लीवर सेल था वो बस्ट, फट जाएगा। जैसे ही वो फटा उसमें से जो अब रिलीज हुई स्टेज उसको कहा जाता है मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स जो हैं दे विल इन्फेक्ट, मीरोजोइट्स जो हैं दे विल एंटर द आरबीसी। क्या करेंगे, वो एंटर आरबीसी के अंदर एंटर कर गए। अब इस स्टेज को बोला जाएगा बेटा एरिथ्रोसिटिक स्टेज।
सिंपल सी बात, जो स्टेज आरबीसी में हो रही है दैट विल बी द एरिथ्रोसिटिक स्टेज। ठीक है, एंटर कर गए, एंटर करने के बाद उन मीरोजोइट्स को अब बोला जाता है ट्रोफोजोइट्स। जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही आरबीसी के अंदर एक होल, बीच में एक वैक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज द वैक्यूल। ये क्या है? दिस इज वैक्यूल। और जो साइटोप्लाज्म था, हीमोग्लोबिन था, ट्रोफोजाइट था, वो कोने में पुश कर दिए जाते हैं। अब ट्रोफोजोइट्स क्या करते हैं? ट्रोफोजोइट दे स्टार्ट डिवीजन। फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे वो डिवाइड करते हैं, उनको खाना चाहिए भाई, डिवीजन कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो खाना चाहिए, तो वो जो हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है उसको खाना शुरू कर देते हैं। हीमोग्लोबिन इज ब्रेक डाउन इनटू द ग्लोबिन एंड द हीम पार्ट। ग्लोबिन पार्ट इज डाइजेस्टेड एंड हीम पार्ट, बिकॉज इट इज टॉक्सिक टू द पैरासाइट, तो पैरासाइट क्या करता है? उस हीम को कन्वर्ट कर देता है इनटू द हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। किसमें? हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में। और वो पैरासाइट आराम से अपना आरबीसी में डिवाइड करता जा रहा है। एक टाइम पे क्या होगा? आरबीसी भी भर जाएंगी तो वो फट जाएंगी। ठीक है, आरबीसी क्या हो जाएंगी? बस्ट हो जाएंगी। जैसे ही आरबीसी बस्ट होंगी तो उन आरबीसी के अंदर क्या था बेटा? हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स थे और पैरासाइट्स थे। तो वो पैरासाइट भी रिलीज हो गया, हीमोजोइन ग्रैन्यूल भी रिलीज हो गया। जैसे ही आरबीसी फटती है, हीमोजोइन ग्रैन्यूल रिलीज होता है। इट इज एसोसिएटेड विद द फीवर। क्या आता है आपको? फीवर आता है, बहुत तेज ठंड लगकर फीवर विद चिल्स आता है। ठीक है, साथ में जो पैरासाइट रिलीज हुए थे, जो यहाँ हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी फटा तो पैरासाइट भी रिलीज हुआ था ना, तो ये पैरासाइट जो है नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेटोसाइट। दैट इज जो सेक्सुअल स्टेज है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जस्ट बने हैं। जब तक वो नहीं, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। तो हमारी बॉडी में सिर्फ मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बने हैं, बन गए। ठीक है, चलो डी, बन गए। अब हमारे ब्लड के अंदर घूम रहे हैं ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। अभी भी है ना, अभी जो एनोफ्लिस मस्कीटो है वो टिक नहीं रहा, वो फिर से आता है, वो फिर से हमको काटता है। ठीक है, मान लो कि एक अब ऐसा फीमेल एनोफ्लिस मस्कीटो आया जिसके पास अभी ये प्लाज्मोडियम नहीं है। ठीक है, जैसे ही वो आता है उसने हमें क्या किया? बाइट किया। एक फीमेल एनोफ्लिस मस्कीटो जिसके पास अभी प्लाज्मोडियम नहीं है वो आया बेटा, उसने हमको बाइट किया, हमने भी बदला ले लिया। ठीक है, हमने कैसे बदला लिया? अब हमने उसको ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट दे दिए। देखो, मस्कीटो आता है, हमारा खून पीता है, खून पिएगा मतलब हमारा ब्लड को सक करेगा, तो उस ब्लड में तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट थे। ये दोनों जो सेक्सुअल स्टेज थे ये अब इस मस्कीटो में चले गए। ठीक है, अब ये मस्कीटो में चले गए तो अब हम देखेंगे अब मस्कीटो में जाकर ये क्या करते हैं, वहां कैसे डिवीजन होती है। सो नाउ दिस इज द, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम इन फीमेल मस्कीटो, फीमेल एनोफ्लिस। सेकंड पार्ट हो जाएगा बेटा इसका, लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफ्लिस। अब हम कर रहे हैं लाइफ साइकिल फीमेल एनोफ्लिस के अंदर क्या होगा लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो जैसे ही हमने उस फीमेल एनोफ्लिस मस्कीटो ने हमें बाइट किया तो वो जो गैमेटोसाइट्स हैं वो कहाँ चले गए? उस ब्लड के साथ चले गए। सो हम क्या बोलेंगे? फीमेल मस्कीटो takes up the female mosquito takes up the gametocytes with blood मील। मील मतलब खाना। अपने खाने के साथ साथ उसने क्या ले लिए भाई? उसने गैमेटोसाइट भी ले लिए। ठीक है, अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं? उसकी गट के अंदर। ठीक है, ये गैमेटोसाइट्स कहाँ गए बेटा? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट गए उस मस्कीटो की गट के अंदर, और उस गट के अंदर जाके उन्होंने क्या किया? फर्टिलाइजेशन एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, तो मेल और फीमेल ये गैमेटोसाइट चले गए। नाउ दे रीचेस द, या यूं कह लो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन गट ऑफ मस्कीटो। मस्कीटो की बात कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया है।
in gut of mosquito. फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बना बेटा, जाइगोट इज फॉर्म्ड, zygote is formed. Now this zygote converts into ookinete. ठीक है, या आप यूं कह सकते हो कि जो जाइगोट है ये क्या करता है, इलोंगेट हो जाता है. ठीक है, या आप उसको सिंपल लिख दो बेटा, जाइगोट इलोंगेट्स. मान लो कि ये आपका जाइगोट बना था, ये क्या था बेटा, जाइगोट बना था. अब ये जाइगोट जो है हल्का सा इस टाइप से इलोंगेट हो जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं कि ऊकाइनीट बन गया है. जाइगोट नाउ इलोंगेट्स टू फॉर्म द ऊकाइनीट. ठीक है, अब ये ऊकाइनीट क्या करता है, ये अभी कहां पर है, ये सब कुछ कहां पर होने लग रहा है, गट के अंदर. गट है पूरी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, गट पता है आपको. ठीक है, उस गट के अंदर हो रहा है. तो गट के अंदर पहले जाइगोट बना, जाइगोट जो है हल्का सा इलोंगेट हुआ और क्या बन गया, ऊकाइनीट. अब ये ऊकाइनीट क्या करता है, जो गट की वॉल है, ठीक है, ऊकाइनीट बेटा क्या करता है, हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे. मान लो कि ये वो जो गट थी, ठीक है, समझना है आपको. पहले जाइगोट था, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, ऐसे वाले स्ट्रक्चर के अंदर जिसे कहा जाता है ऊकाइनेट. दिस इज जाइगोट, जाइगोट से बन गया है ऊकाइनेट. ऊकाइनेट जो है इट विल बोर द गट वॉल. ये जो गट वॉल है इसको ऐसे बोर करता है और ये बाहर की तरफ चला जाता है. ठीक है बेटा, यहाँ पर ये पूरी गट की वॉल थी, यहाँ पर ये पूरी ऐसे गट की वॉल है, दिस इज द गट वॉल. ये पूरी एक गट वॉल थी, पूरी एक ऐसे गट है, ये इसकी क्या है, वॉल है. जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट हुआ, थोड़ा इलोंगेट हुआ, ऊकाइनिट. ऊकाइनिट जो है इट बोर्स, उसके अंदर होल कर देती है और होल करके वो कहाँ आ जाती है, ऑन द सरफेस ऑफ द गट वॉल. अब ये कहां पर आ गया है, ऑन द सरफेस ऑफ गट वॉल. और अब ये क्या बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज द oocyst. इसे हम क्या कहते हैं, oocyst कहते हैं. समझ आई बात. जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू द ookinete. ookinete ने क्या किया, इट बोर्स द सरफेस वॉल या सरफेस वॉल ऑफ द गट एंड कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्टमक वॉल. ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ookinete मूव्स. ookinete जो है उसने चलना शुरू किया, ookinete मूव्स एंड bores through the and it bores through the wall of gut. जो गट है उसके अंदर उसने होल बनाया एंड इट बोर्स थ्रू द गट ऑफ, इसकी गट है ये, याद रखना है, फीमेल एनोफ्लिस की है. समझ आ गई ना बेटा. जाइगोट बना, इट कन्वर्ट्स, शेप चेंज हुई, ऐसे लंबा सा स्ट्रक्चर बना ऊकाइनेट. ऊकाइनेट ने क्या किया, इसकी जो वॉल थी गट की, है ना, उसके अंदर होल किया और उसके सरफेस पे आ गया. कहा आ गया बेटा, उसके सरफेस पे आ गया. एंड दिस ऊकाइनेट चेंजेस इनटू, ऊकाइनेट चेंजेस इनटू oocyst. ठीक है, ये जो ऊकाइनेट है इट चेंजेस इनटू oocyst ऑन सरफेस ऑफ द गट. समझ आ रही है बात ये वाली. ठीक है, बाहर निकला एंड इट चेंजेस इनटू द सरफेस ऑफ गट. सरफेस ऑफ गट पे आके फिर से देखो इसकी शेप चेंज हुई और अब इसे हम क्या कह रहे हैं, oocyst कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं बेटा, oocyst. और इस oocyst के अंदर, इनसाइड द oocyst develops
स्पोरोजोइट। समझ रहे हो, स्पोरोजोइट बन गए। स्पोरोजोइट क्या थे? इन्फेक्शियस स्टेज। मतलब अब इस प्लाज्मोडियम ने फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो के अंदर जाके स्पोरोजोइट बना लिए। ठीक है, तो ये ऊसिस जो है वो पूरे इन स्पोरोजोइट से भर जाएगा। जैसे ही ये भरेगा ये फिर से फट जाएगा। ठीक है, तो ऊसिस जो है ये भी फट जाएगा एंड इट विल रिलीज द स्पोरोजोइट। ठीक है, सो ऊसिस्ट बस्ट, ऊसिस जो है बस्ट हो गया, रिलीजेस स्पोरोजोइट्स। क्या करेगा बेटा? ऊसिस जो है बस्ट हो गया, रिलीजेस स्पोरोजोइट्स एंड ये जो स्पोरोजोइट्स हैं दे रीचेस दी salivary gland of female anopheles, reaches the salivary gland of female anopheles। ठीक है, oocyte बस्ट हुआ। oocyte के अंदर देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये oocyte के अंदर क्या डेवलप होने शुरू हो गए थे? स्पोरोजोइट्स। ठीक है, अब ये oocyte जो है इट विल बस्ट। oocyte जो है क्या कर गया बेटा? ऐसे बस्ट किया एंड रिलीजेस द स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स जो हैं दे रीचेस द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। ठीक है, अब ये जो अगर फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो अगर किसी और ह्यूमन बीइंग को काटेगा देन अगेन इट विल इंजेक्ट दिस स्पोरोजोइट्स। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर? बाइट्स another human and injects the स्पोरोजोइट। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी जब तक आप मच्छरों को खत्म नहीं करोगे, वैसे वैसे चलती रहेगी। तो ये भी हो सकता है कि आपको आज मलेरिया हुआ, ठीक है, किसी मच्छर ने आपको काट लिया, फिर से वही मच्छर जाके आपके घर में ही किसी को काट गया तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। आस पड़ोस में किसी को काट गया तो मलेरिया हो जाएगा। तभी इन चीजों को क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है? मलेरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है। क्यों भाई, क्यों फैला है? ये मस्कीटो फैला रहे हैं। एक को हुआ, उसी को मस्कीटो ने, कोई और मस्कीटो आया डेंगू वाला, उसने बाइट किया, उसके पास भी आ गया, वो चला गया। ऐसे मलेरिया वाला है, उसके पास भी आ गया, चला गया, जा जाके लोगों को कट कर बाइट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट स्प्रेडिंग द दिस इन्फेक्शंस। तो ये था बेटा प्रोटोजोन इन्फेक्शन, दैट इज द मलेरिया। हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। क्लियर? आई होप क्लियर होगा कि सबसे पहले लाइफ साइकिल जो ह्यूमन बीइंग में चल रही है दैट इज ए सेक्सुअल फेज ह्यूमन बीइंग्स में चलेगा, और सेक्सुअल फेज मींस मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बन तो गए थे ह्यूमन में, लेकिन वहां उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ये फीमेल एनोफ्लिस के स्टमक में आ जाएंगे, यूं कह लो गट में आ जाएंगे, और उस गट में आके इनका फर्टिलाइजेशन होता है, दे डेवलप्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? जाइगोट बना, जाइगोट अपनी शेप चेंज करता है एंड इट कैन बिकम्स ऊकाइनिट। ऊकाइनिट जो है इस सरफेस से बाहर निकलता है, वॉल से बाहर निकलता है, इसकी बाहर की सरफेस वॉल पर आ गया है और वहां पर आकर क्या बन जाता है? ऊसिस्ट। उस ऊसिस्ट के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो डेवलप करना शुरू कर देता है। कौन सी फॉर्म बनती है इसकी? स्पोरोजोइट। अब ये ऊसिस्ट भी फट जाता है। ये स्पोरोजोइट ट्रेवल करके जो फीमेल मस्कीटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड पे चले जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, और जैसे ही मस्कीटो हमें बाइट करता है वो हमारा ब्लड सक करता है और अब खुद का जो सलाइवा है वो हमारे ब्लड में इंजेक्ट करता है। तो जैसे उसका सलाइवा हमारे ब्लड में आएगा, सलाइवा में क्या थे? स्पोरोजोइट थे, तो स्पोरोजोइट जो है हमारे ब्लड में आ जाएंगे और ये स्पोरोजोइट्स अपनी एसेक्सुअल स्टेज ह्यूमन बीइंग में स्टार्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगा? यू आर इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम, और अब इस स्टेज को कहा जाएगा कि आपको मलेरिया हो गया है। आई होप क्लियर है बेटी, इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब एक चीज इसमें एक पॉइंट लिख लो, ये जो यहाँ पे बाउट्स ऑफ फीवर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? बाउट्स ऑफ फीवर। समझ रहे हो? आज फीवर हुआ, 2 दिन बाद फिर से फीवर हुआ, तो इस टाइप के बाउट्स ऑफ फीवर को कहा जाता है पैरोक्सिज्म्स। क्या बोला जाता है? पैरोक्सिज्म्स। ठीक है, तो इस बात को आप लिख सकते हैं, आपको कई जगह पैरोक्सिज्म वर्ड मिल जाएगा। सो दीज आर बेसिकली द बाउट्स ऑफ फीवर। देखो इसके अंदर फीवर
coincides with release of hemozoin granules. Fever coincides with release of hemozoin granules and occurs after every 48 hours, that is on थर्ड डे। थर्ड डे पे आपको फीवर होगा, ठीक है। सो ये जो रिकरेंट अटैक्स ऑफ फीवर हैं, ये क्या हो रहा है, देयर इज रिकरेंट अटैक्स ऑफ फीवर, इसे कहा जाता है पैरोक्सिज्म। क्या कहा जाता है बेटा, पैरोक्सिज्म्स कहा जाता है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जो फीवर है, इट कंसाइड्स विद द रिलीज ऑफ द हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स एंड इट अकर्स आफ्टर एवरी 48 आवर्स, दैट इज ऑन द थर्ड डे। तो इससे क्या होता है, रिकरेंट जो अटैक ऑफ फीवर है, इसे हम क्या कहते हैं, पैरोक्सिज्म्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, इसको हम पैरोक्सिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मलेरिया आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज एमीबियासिस, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज के अंदर जो सेकंड डिजीज हम पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं बेटा अमीबियासिस। या इसे बोलते हैं हम अमीबिक डायसेंट्री। हम बोलते हैं अमीबिक डायसेंट्री। सो अमीबियासिस और यू कैन से अमीबिक डायसेंट्री, या इसका एक और नाम होता है दैट इज एंटेराइटिस, ठीक है। एंटेराइटिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कभी जब भी कोई डिजीज स्टार्ट करेंगे उसका पैथोजन की वो आखिर होती किससे है। सो अमीबिक डायसेंट्री और अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इट इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, caused by the causative agent, और you can say पैथोजन जो है इसका वो क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंड इट इज फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, जो अमीबिक डायसेंट्री का ये जो पैथोजन है वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। अगर मैंने लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका मतलब इसका कुछ मीनिंग है, क्योंकि जब हम बात करेंगे एस्कैरियासिस की, हेलमिंथिक इन्फेक्शन की, तो वो आपको मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से वाला मिलता है, दिस एंटामीबा हिस्टोलिटिका विच कॉजेज द अमीबिक डायसेंट्री, और यू कैन से अमीबियासिस। क्लियर है ये बात। सो पैथोजन इज द एंटामीबा हिस्टोलिटिका विच इज फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते होते हैं दैट is the MOT, mode of transmission. MOT, that is the mode of transmission. The mode of transmission is the feco-oral route. फीको ओरल रूट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, कोई भी खाना या पानी जो फीसिस से इन्फेक्टेड होगा और वो उस इन्फेक्टेड फूड को आप खा लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो फीको ओरल रूट हो गया एक तो, ठीक है, मीन्स बाय ड्रिंकिंग फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद द पैरासाइट। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है बेटा, फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद द अबव पैरासाइट। ये हो गया आपका फिकोरल रूट। उसके अलावा जो हाउस फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज, दे एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर।
देखो मैकेनिकल कैरियर का मतलब है कि हाउस फ्लाई का इनसे कोई मतलब नहीं है। एंटमीबा हिस्टोरी ऐसा कुछ नहीं है कि हाउस फ्लाई के अंदर जाकर इसके अंदर इसकी कोई सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्टेज होगी, नहीं। होता क्या है, मान लो कि कहीं पे फीसिस थी, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको अमीबियासिस हुई हुई है, उसने अपना फीसिस जो है अच्छे से ड्रेन नहीं किया, जो भी हुआ, उसकी फीसिस थी, उसकी फीसिस पे जाकर आपके घर की कोई मक्खी जो है जाकर बैठ गई, या बाहर से, बाहर जो है जो लोग खुले में वो कर देते हैं सोच, ठीक है, तो वहां पर उस मक्खी अब उसकी फीसिस पे बैठी, जैसे ही फीसिस पे बैठी तो मक्खी के जो पैर हैं जो, ठीक है, उनकी जो लेग्स थी उस पे क्या अटैच हो गया, दिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका। वही मक्खी आपके घर के अंदर आती है, आपके खाने के ऊपर बैठती है, आप फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके ऊपर बैठ जाती है, ठीक है, वो सारा का सारा जो ये पैरासाइट था वहाँ ट्रांसफर, आप बिना धोए फोए खा गए उसको, और आपको क्या हो गया, ये आपको पैरासाइट मिल गया एंड इट विल कॉज द अमीबियासिस, ठीक है। सो इस टाइप के करियर को, मतलब जो बस ऐसे उठा के दे रहा है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल करियर। सो हाउस फ्लाई जो है इट एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर, ट्रांसमिट द, क्या लिख सकते हो आप इसको, ये क्या करती है बेटा, इट ट्रांसमिट द पैरासिटिक फॉर्म या पैरासाइट फ्रॉम फीसिस, ठीक है, इट ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द, फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड, ठीक है, इट ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड, टू फूड, ठीक है, और वो फूड आप खा लेते हो, जब जैसे ही खाओगे तो वो पैरासाइट जो है आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होगा। अब बात समझने की ये है कि फीसिस के अंदर जो पैरासाइट है उसकी कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो आप याद रखेंगे बेटा टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। जब भी कोई पैरासाइट जो ये पैथोजेंस है आपकी बॉडी से बाहर आते हैं तो वो एक सिस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके, ठीक है। तो मान लो कि ये जो मक्खी है, मक्खी ने जो वहां से इस सिस्टिक फॉर्म को उठाया है, इस पैरासाइट को उठाया है, तो वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट के अंदर। किसके अंदर है बेटा, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। क्या है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। तो बेटा हम लिख देते हैं इन्फेक्टिव स्टेज। तो द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ दिस पैरासाइट लिख देते हैं हम पूरा। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पैरासाइट इज टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। क्या बोलोगे बेटा आप, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। समझ आ रही है इन्फेक्टिव स्टेज, जैसे हमने अभी बात की थी मलेरिया की, तो वहां पर जो स्पोरोजॉइड था दैट वाज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, वैसे ही यहाँ पर जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर है बेटा। अब ये जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है, ये जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है, जैसे ही आपने कुछ खाना खाया, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लिया, तो उसके साथ ये आपके कहाँ जाएगा, गट के अंदर जाएगा। सबसे पहले ये जो है स्टमक के अंदर जो है इट रेजिस्ट द गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर, वैसे तो अगर हम देखें स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, उस गैस्ट्रिक जूस से काफ़ी ज़्यादा जो पैरासाइट्स हैं वो मर जाते हैं, बट ये ऐसा टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट है कि इट रेजिस्ट द गैस्ट्रिक जूस, ये उस गैस्ट्रिक जूस को तो रेजिस्ट करता है, और जैसे ही नीचे की तरफ आता है इंटेस्टाइन में तो वहाँ उसको मिलता है ट्रिप्सिन। तो वो जो ट्रिप्सिन है वो इस ऊपर के सिस्टिक वॉल को रिमूव करता है, एंड देन दिस सिस्ट स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है। और ये सिस्ट क्या करता है बेटा, डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि it passes unaltered through the stomach, means no effect of gastric juice,
नो इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस का तो कोई इफेक्ट नहीं है। बट जैसे ही ये नीचे की तरफ वहां पर आता है इंटेस्टाइन में, दिस सिस्ट, जो सिस्टिक वॉल है, इट गेट डाइजेस्टेड बाय, सिस्टिक वॉल gets digested by trypsin present in intestine, या trypsin in intestine आप लिख सकते हो, by trypsin in इंटेस्टाइन। अब याद आ रहा है ट्रिप्सिन कहाँ से आता है? ट्रिप्सिन जो है आपका पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, वैसे इंटेस्टाइन में नहीं होता, बट जब आप फूड खाते हैं तब जो आपका पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसके अंदर होता है आपका ट्रिप्सिनोजन, दैट कन्वर्ट्स इनटू द ट्रिप्सिन इन द इंटेस्टाइन। तो वही ट्रिप्सिन जो है इस टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, जो बाहर इसकी एक प्रॉपर आउटर कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको क्या करता है, उसको वो डाइजेस्ट कर देता है, और अब ये सिस्ट क्या हो जाता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। ठीक है, अब इसकी अगर हम बेटा बात करें डायग्नोसिस की, तो इसकी डायग्नोसिस में एक अलग सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जब इसकी डायग्नोसिस की जाती है कि इन्फेक्शन है, तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, ब्लड टेस्ट करेंगे। तो जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो जो इओसिनोफिल्स हैं उनके अंदर एक आपको क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, और वो प्रोटीन्स के बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं जिनका नाम दिया गया है चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। ठीक है, सो डायग्नोसिस इज बाय द प्रेजेंस ऑफ चारकोल लेडन क्रिस्टल्स इन इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स के अंदर जो हैं क्या प्रेजेंट होते हैं, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, जो आपको अच्छे से जब एक स्मीयर बनाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वहां दिखाई देते हैं। एंड इट कंफर्म्स कि हाँ देयर इज इन्फेक्शन बाय द एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द अमीबियासिस, और यू कैन से अमीबिक डायसेंट्री। आई होप क्लियर है। फिर इसके अंदर बेटा लास्ट जो इसका पॉइंट आएगा, दैट इज इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसके साइन और सिम्टम की बात करेंगे तो आपको क्या होगा, इसके अंदर होगा आपको एब्डोमिनल पेन होगा, आपको काफी ज्यादा पेन होता है, देयर इज एब्डोमिनल पेन। देन देयर इज कॉन्स्टिपेशन, क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन मींस डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल्स। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल। सो देयर इज एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, क्या लिख सकते हो आप, क्रैम्प्स। ठीक है, और जो यहाँ पर आप स्टूल पास करते भी हो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस होता है, तो आप लिख सकते हो स्टूल्स। स्टूल्स का मतलब पता है ना, फीसिस को ही हम स्टूल कह देते हैं, वैसे कॉन्स्टिपेशन होते हैं बट ऑफ कोर्स पास तो होगा ही। तो स्टूल्स विथ एक्सेसिव म्यूकस, और समटाइम वहां पे ब्लड क्लॉट्स भी मिलते हैं इन द स्टूल। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो साइन एंड सिम्टम है आपका, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, कॉन्स्टिपेशन, और जो स्टूल पास होता है इट कंटेन्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द म्यूकस एंड समटाइम द ब्लड क्लॉट, समटाइम द ब्लड क्लॉट। आई होप क्लियर है। तो ये हो गई आपकी दो डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। हमने कौन सी की बेटा, मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय, उसका पैथोजन क्या था, प्लाज्मोडियम, जिसकी मैंने 4 टाइप बताई, वो हम सब अच्छे से कर चुके हैं। और सेकंड हमने किया एमीबियासिस, और यू कैन सी एमीबिक डायसेंट्री और एंटेराइटिस। पॉजिटिव एजेंट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इन्फेक्टिव स्टेज आपको याद रखनी है, दैट इज द टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। और एक और पॉइंट था इसके अंदर कि ये, हाँ, ये आपको कहां पर मिलता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं हेलमिंथिक डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कॉमन डिजीजेस के अंदर जो नेक्स्ट है बेटा, दैट इज द हेलमिंथिक डिजीजेस।
अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, हेलमेंथिक डिजीजेस के अंदर आपको दो डिजीज याद रखनी है बहुत अच्छे से। फर्स्ट वन इज द स्कैरियासिस, ठीक है, फर्स्ट वन इज स्कैरियासिस एंड द सेकंड वन इज एलिफेंटियासिस और यू कैन से फिलियारिसिस, ठीक है। तो पहली जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एस्कैरियासिस। फर्स्ट वन इज द एस्कैरियासिस। अब हम हर किसी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा पैथोजन। So here the pathogen is Ascaris lumbricoid, which is a roundworm, जो कि क्या है बेटा, एक राउंडवर्म है। Ascaris lumbricoid which is a राउंडवर्म। सो पैथोजन हो गया आपका एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड, जिसको हम नॉर्मली राउंडवर्म भी कहते हैं या कॉमन राउंडवर्म कुछ भी कह लो। और दिस इज एंड इट इज अ इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, जो आपको मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। और आपको मैं बताती हूँ इसकी जो लेंथ होती है ना स्कैरिस की काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन ये जो रिप्रोड्यूस करता है तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, इतना फास्ट रिप्रोड्यूस करता है कि अगर आप पेशेंट को टाइमली मेडिसिन नहीं देंगे तो वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को इट कैन इवन ब्लॉक, मतलब ऐसे लंबे लंबे से ना सांप टाइप सा होता गंदा सा, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाती है वो स्कैरिस से। मतलब सोच के भी अजीब सा लगता है कि पूरे आपके पेट के अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में से कीड़े भर गए हैं, उससे वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है। और अल्टीमेटली सर्जिकली जो है जब इतना ज्यादा नंबर हो जाएगा तो उसको सर्जरी करके ही रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है। देन MOT दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके जो फीसिस होते हैं उसके अंदर पास होते हैं इस एस्कैरिस के एग्स, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है इट पासिस द एग्स ऑफ दिस एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड इन हिज फीसिस और इन हर फीसिस, और उन फीसिस से वो फीसिस क्या करती हैं, दैट फीसिस कंटेमिनेट द फूड एंड द वाटर, ठीक है। और अगर आप वही कंटेमिनेटेड वेजिटेबल फ्रूट वाटर आप लेते हो तो सिंपल सी बात है वो एग आपके अंदर चले गए, एग गए तो वहां पे जाके वो डेवलप कर जाएंगे, हैच कर जाएंगे, सिंपल, ठीक है। सो सॉरी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम क्या बोलेंगे बेटा, द एग्स ऑफ द पैरासाइट पासिस थ्रू द, लिख दो आप, the eggs of parasite passes through the feces of infected person, ठीक है। और ये फीसिस क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं, दे कंटेमिनेट द फूड, वेजिटेबल्स एंड वाटर। फूड, वेजिटेबल, वाटर, इन सबको कंटेमिनेट करते हैं। और ये कंटेमिनेटेड फूड जो भी इंसान खाएगा उसके अंदर क्या चले जाएंगे, ये एग्स चले जाएंगे, एंड दैट विल बी, जो पर्सन ने इसको खाया वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा सबको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके हम कुछ सिम्टम्स भी लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करो बेटा, तो अगर देखो जो भी चीज पेट में होगी तो उससे एक तो पेट में दर्द तो होगा ही होगा। एक मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए तो देयर इज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, देयर इज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो इंटेस्टाइन का पैसेज है उसका ब्लॉकेज हो जाता है,
ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या हो सकती है, इतनी ज्यादा ये भर जाते हैं, देयर कैन बी इंटरनल ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या हो सकती है, इंटरनली ब्लीडिंग तक हो सकती है। देन इसके अंदर नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपका फीवर, फीवर होगा। मस्कुलर पेन भी होता है यहाँ पर, पूरी बॉडी के अंदर जो है देयर इज मस्कुलर पेन। सो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन। साथ में एक पॉइंट और लिखो बेटा, देयर इज अनीमिया। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है, अनीमिया भी हो सकता है, देयर इज अनीमिया। ठीक है, तो सिम्टम्स आर द ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन एंड अनीमिया। ठीक है, अब देखो ये जो सिम्टम्स के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मतलब नॉर्मली नीट पैटर्न में तो नहीं आएंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि सिम्टम्स जो है मैक्सिमम डिजीज के ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। कुछ के अंदर एक डेफिनेट सिम्टम होता है, दैट कैन बी द क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ये एक थोड़ा डिफरेंट फीचर है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप 12th अपने बोर्ड की बात करते हैं तो वहां पर अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन द हेलमिंथिक डिजीज, तब आपको ये सारे पॉइंट्स जो है अच्छे से वहां मेंशन करने होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? आई होप ये सब सिम्टम्स क्लियर होंगे। तो ये थी आपकी एस्कैरिसिस। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट हेलमिंथिक डिजीज जो है दैट इज फिलियरिसिस, या आप इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज जो है बेटा दैट इज फिलियरियासिस, या इसको आप कहते हो एलिफेंटियासिस, और यू कैन से एलिफेंटियासिस। सिंपल सी बात है, इसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका पैथोजन। पैथोजन की अगर हम बात करें तो इसके पैथोजन का नाम होता है बेटा व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी। मेन पैथोजन इज व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी, और साथ में एक और होता है व्यूकेरिया मेलाई। ठीक है, तो दो आपको यहां पे याद रखने हैं, व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड व्यूकेरिया मेलाई। क्लियर है? सो द पैथोजन इज व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड द व्यूकेरिया मेलाई। इतनी बात क्लियर है? देन हम नेक्स्ट क्या लिखते होते हैं, नेक्स्ट हम लिखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो आपका इसका जो पैरासाइट है, ये जो व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी है, इसको ट्रांसमिट कौन करता है, ये फिलियरिसिस कैसे होती है, ये भी होती है थ्रू द बाइट ऑफ एन मस्कीटो, जिसका नाम होता है फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। ठीक है, ये भी कैसे होती है बेटा, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो की बाइट से होती है। वो मस्कीटो क्या करता है, इट जस्ट इंजेक्ट्स, वो क्या इंजेक्ट करता है, ये पैरासाइट आपके बॉडी में इंजेक्ट करेगा। और इस पैरासाइट की खास बात ये है कि ये आपकी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वहां पर रहता है, और जो आपके लोअर लेग्स का लिम्फेटिक सिस्टम है वो तो इसका खास ही स्पोर्ट है, वहां पे रहना इसको सबसे ज्यादा पसंद है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप क्या कह सकते हैं बेटा, it is transmitted by the bite of the female culex mosquito. Transmitted by female culex mosquito ये इसका क्या है, वेक्टर। ये इसका क्या है बेटा, वेक्टर है। सो ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। इतनी बात क्लियर है? एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि ये कहां पर रहता है, ये वर्म जो है इट लीव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। कहां पर रहता है बेटा, इट लीव्स इन द lymphatic system of our body.
हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहता है ये, इतनी बात हो गई। सो पैथोजन हो गया आपका विक्टोरिया बैनक्रॉफ्टी, विक्टोरिया मलाए, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया बेटा ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, जिसको हम क्या कहते हैं, इसका वेक्टर कहेंगे, एंड इट लीव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। अब नेक्स्ट जो आएगा इसके अंदर वो आएगा इनके सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इसका सिम्टम। अगर आप सिम्टम की बात करो तो ये क्या होता है, दिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। कैसे बेटा, क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी डिजीज जिसको बहुत टाइम से वो है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज क्रोनिक। एक्यूट होता है जो बिल जस्ट अभी हुई थी, दैट इज एक्यूट। तो ये क्या है, इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यहाँ पर जो ये पैरासाइट है, ठीक है, ये जो हेलमिंथिक वो है, विक्टोरिया बैनक्रॉफ्टी है या विक्टोरिया मलाए है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बहुत सालों से रहता है। दे जस्ट क्या करते हैं, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज को ब्लॉक करते हैं, मेनली ऑफ द लोअर लेग्स, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अडीमा हो जाता है, टिश्यू फ्लूइड की डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो पैर है, जो ये इस डिजीज के अंदर पैर है, वो दिखता है हाथी के जैसा, एलिफेंट जैसा। तो इस डिजीज को हिंदी में क्या बोला जाता है, हाथी पांव। ठीक है, ये जो डिजीज है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हाथी पांव। क्यों भाई, क्योंकि जो लोअर लेग का लिम्फेटिक सिस्टम है, इट इज ब्लॉक्ड बाय दिस पैरासाइट। ब्लॉक होता है, वहां पर क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड का बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा। पैर जो है इतना मोटा, इतना हैवी सा, लाइक एन एलिफेंट हो जाएगा। ठीक है, इंसान को जो चलने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन जो जेनाइटल रीजन है वहां तक इसका इफेक्ट आ जाता है। और जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ग्रोइन एरिया होता है, वो भी कैसा होता है, डिफॉर्म सा हो जाता है, उसकी शेप बिगड़ जाती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बेटा। ठीक है, तो सिम्टम्स में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द ऑर्गन्स। क्रोनिक इज अ स्लोली developing chronic slowly developing chronic inflammation of the organs in which the parasite lives for मैनी ईयर्स। जहां पर जो पैरासाइट है वो काफी सालों तक रहती है, और धीरे धीरे वहां पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, मैनी ईयर्स, इसके अंदर ये भी लिख लो बेटा, मेंशन कर लो, यूजुअली इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, यूजुअली in the lymphatic vessels of lower limb, यूजुअली इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। जो लोअर लिम्स हैं उनकी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये आपको पाई जाती हैं। और लोअर लिम्स के अंदर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, लोअर लिम्स में क्या हुई, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एलिफेंटियासिस, कहा जाता है एलिफेंटियासिस। साथ साथ में देयर इज डिफॉर्मिटी ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स। यहां पर क्या हो जाता है, इट कॉजेस ग्रॉस डिफॉर्मिटी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स।
ये क्या करता है, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है उनको भी डिफॉर्म कर देता है, उनकी शेप बिगड़ जाती है बेसिकली, लोअर लिम्स एंड द जेनाइटल ऑर्गन्स उन सबकी शेप बिगड़ जाती है। सो दिस इज द एलिफेंटिएसिस। यहाँ पे हमने इसका पैथोजन किया है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। साथ में इसको एलिफेंटिएसिस क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट जस्ट ब्लॉक द लोअर लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लेग, और वो लेग जो है ऐसी मोटी सी हो जाती है जिसको हम कहते हैं एलिफेंट, हाथी पांव हो गया है, दैट इज एलिफेंटिएसिस। तो ये बेटा थी आपकी सब सम कॉमन डिजीजेस। ठीक है, अब ये डिजीज तो हो गई, हमें पता है डिजीज हो रही है, बट उसका कैसे, तो प्रिवेंशन भी करना है, प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो अब आप इस चीज में ये देखो कि ये जो भी डिजीज हुई है ये किस वजह से हुई है। हर किसी में हम क्या कह रहे हैं, गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, कंटेमिनेटेड फूड वाटर। तो इसमें आपको क्या चाहिए, पर्सनल हाइजीन, जो आपका एरिया है उसको क्लीन करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, जो आपको फीसिस पास आउट करना है जस्ट इन द, यू शुड यूज द टॉयलेट्स। बाहर अगर आप करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, मक्खी बैठेगी तो उड़कर एग्स को लेकर, पैरासाइट को लेकर आपके खाने पर आएगी, खाना आप खाओगे आपको डिजीज हो जाएगी। तो जस्ट बेसिकली बात ये है कि जितना आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन एंड द सराउंडिंग हाइजीन इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। जितना साफ सुथरा होगा, जितना साफ सुथरा देश, उतने साफ सुथरे लोग और उतनी बढ़िया आपकी जिंदगी। रही बात कुछ डिजीज जो लाइक द मलेरिया, उसमें आपकी साफ सफाई काम नहीं करा रही है, ठीक है, खाना वगैरह की दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मलेरिया हो गया, चाहे डेंगू हो, ठीक है, या आपकी एलिफेंटिएसिस है, तो ये डिजीज हो रही है मस्कीटो से। तो मस्कीटो को आपको खत्म करना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, सम पेस्टिसाइड जो आप घर में ये सब यूज करते हो इसे यूज करो। कहीं पे पानी मत इकट्ठा होने दो, जो पोन्ड्स और वगैरह है, अब वहाँ का पानी का आप क्या ही कर सकते हो, तो वहाँ यू कैन जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड, लार्विसाइडल जो केमिकल्स होते हैं वो यूज करो, जहाँ पे उनका लार्वा है मस्कीटोज का वो खत्म हो जाए। एक गैम्ब्यूसा फिश आती है, उसको पोन्ड्स में छोड़ दो। बेसिकली वो फिश क्या होती हैं, वो इन लार्वास को जो है दे जस्ट ईट इट अप। ठीक है, चलो इस चीज को हम आपकी बुक में देखते हैं, आपकी बुक क्या कहती है। तो बेटा देखो, ये है हाथी पांव, दिख रहा है आपको, दिस इज एलिफेंटिएसिस। ये क्या है, दिस इज एलिफेंटिएसिस। ये क्या है बेटा, एलिफेंटिएसिस है। सिमिलरली आप एक बार यहाँ पे भी देख लो कि ये आपकी जो है पूरी मलेरियल पैरासाइट की जो है लाइफ साइकिल दी है। देखो पहले मच्छर ने काटा, काटने के बाद लीवर में गया, लीवर के अंदर डिवाइड किया, लीवर सेल बस्ट कर गए, बस्ट करने के बाद देखो ये बस्ट कर गए, यहाँ पे बस्ट करने के बाद वो कहाँ आ जाते हैं, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर डिवाइड करते हैं, हीमोजोइन ग्रैन्यूल बनाते हैं, अल्टीमेटली ये आरबीसी भी बस्ट कर जाती हैं, तब आपको फीवर भी आता है। और ये जो रिलीज्ड पैरासाइट है ये अगेन दूसरी आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट ये बन गए। इस स्टेज के अंदर ये वाली पूरी स्टेज जो है वो कहाँ हो रही थी, ह्यूमन के अंदर हो रही थी। ठीक है, ये वाली स्टेज कहाँ हो रही थी बेटा, दिस इज द ह्यूमन होस्ट। और उसके बाद ये, और इस तरह वाली क्या है, मस्कीटो के अंदर है। यहाँ पर जो मच्छर था उसने आपको काटा, आपने उसको ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट दे दिए। जैसे ही आपने उसको मेल और फीमेल गैमेटोसाइट दिए, ये गैमेटोसाइट कहाँ चले गई, उसकी गट के अंदर चले, गट में उसकी हुई फर्टिलाइजेशन हुई एंड दे कन्वर्ट्स इनटू, अब वो किस में कन्वर्ट, जाइगोट बना, जाइगोट कन्वर्ट हुआ ऊकाइनिड में। ऊकाइनिड जो है स्टमक की लेयर से या गट की लेयर से बाहर निकला, सरफेस पे आया और वहां पे कन्वर्ट हुआ ऊसिस्ट में। ऊसिस्ट के अंदर प्रेजेंट थे बेटा, या ऊसिस्ट के अंदर डेवलप करते हैं स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट, ऊसिस्ट भी बस्ट हो जाते हैं जब उसमें बहुत ज्यादा स्पोरोसाइट्स बन जाते हैं। बस्ट होने के बाद वो स्पोरोजाइट्स जो हैं दे गो इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्कीटो, और जब वो मस्कीटो आपको बाइट करेगा तो वो अपने सलाइवा के साथ साथ क्या दे देगा, उन स्पोरोजाइट्स को भी आपकी बॉडी के अंदर दे देगा। एंड द साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग जब तक कि ये मस्कीटो मर ना जाए। ठीक है, अब इन मस्कीटो को हमें मारना है, कैसे मारेंगे देख लो। तो बेटा यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड द पब्लिक हाइजीन। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका फूड वेजिटेबल जो आप खाते हैं उनको अच्छे से धोकर खाओ, अच्छा साफ पानी पियो। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट और एक्सक्रीटा का, पीरियोडिक क्लीनिंग, जो वाटर रिजर्वायर्स है, टंकी वगैरह होती है आपके घर में, उनको अच्छे से
क्लीन करना चाहिए। अगर कोई एयरबोर्न डिजीज है लाइक न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सब हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपनी चीजें सब अलग रखनी चाहिए, आपको भी उनसे दूर रहना चाहिए। दे शुड यूज द हैंकरचीफ टू कवर द माउथ देयर, ठीक है, ये सब हो गया। फिर द डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलैरिसिस, मलेरिया और फिलैरिसिस जो है दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स। उसके अंदर क्या था, फीमेल एनोफ्लिस था और फिलैरिसिस में था फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, पानी कहीं पे रुकने नहीं देना। आपको बहुत बार कहा जाता है कि पानी कहीं रुकने ना दो, अपने कूलर वगैरह के अंदर पानी जो है बार बार चेंज करते रहना चाहिए। एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया देयर शुड बी रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मस्कीटो नेट, एंड मैंने बोला था ना इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन द मस्कीटो लार्वा। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करो, ठीक है। ड्रेनेज एरिया, स्वैम्प, हर जगह अपने डोर विंडो जो होते हैं अपने घर के अच्छे से उनको बंद करके रखो ताकि मच्छर कम से कम अंदर आए, ठीक। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस ऑफ vector-borne disease like dengue and chikungunya in many parts of India। तो बेटा ये तो हो गई आपकी डिजीजेस, साथ में हो गई इनकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है इम्यूनिटी, कि भाई हम कुछ डिजीजेस होने ही ना दें, ठीक है, या कुछ बहुत सारे ऐसा पैरासाइट से हमारी बॉडी में आते हैं बट फिर भी हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज आवर बॉडी हैज इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के पास क्या है, इम्यूनिटी, जो कि हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इम्यूनिटी। वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लोगों को, बच्चों को क्या लगता है डिफिकल्ट, बट हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी इसको ईजी बनाए। उससे पहले आज हम एक क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारा एक क्वेश्चन आया था, इस बार नीट 2022 के अंदर ही आया है क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा, व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो, female anopheles mosquito bite, it releases gametocytes of the plasmodium into healthy person। वो कह रहे हैं कि जब आपको एक फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है, किसी मच्छर ने बाइट किया फीमेल एनोफिलिस में, तो वो आपको गैमेटोसाइट देते हैं। क्या वो आपको गैमेटोसाइट देते हैं? नहीं बेटा, वो आपको क्या देते हैं, स्पोरोजोइट देते हैं, स्पोरोजोइट देते हैं, गैमेटोसाइट नहीं देते। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। चलो दूसरी देखते हैं। The female Anopheles mosquito take up the sporozoites of the plasmodium with blood meal from an infected person suffering from malaria। वो कह रहे हैं कि आपको मलेरिया हो रखा है, एक फीमेल एनोफ्लिस आई, उसने आपको काटा और वो आपसे स्पोरोजोइट ले गई। क्या वो आपसे स्पोरोजोइट ले जाती है? नहीं, वो हमसे क्या लेकर जाती है, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। मींस ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई रोंग। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर रोंग। तो आपने देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आपको बेसिक समझ आ गया है तो आप कभी भी, चाहे असर्शन रीजन क्वेश्चन हो चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, आप कभी नहीं अटकेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप करेंगे, होमवर्क है मतलब ये आपका, ठीक है। तो इसके साथ आज का लेक्चर होता है एंड। आई होप सबको समझ आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो कॉमन डिजीज हमने पढ़ी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बेटा अच्छे से कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वो सब कर लो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।